नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है लिटरेचर रिव्यू। चलिए आज इसी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये वो बुनियाद है जिस पर हर बेहतरीन रिसर्च की इमारत खड़ी होती है। तो सबसे पहले ये लिटरेचर रिव्यू आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ कुछ स्टडीज़ की समरी समझने की गलती मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, ये तो मौजूदा जानकारी का एक बहुत ही गहरा क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। हाँ, ये प्रोसेस खास तौर पर स्टूडेंट्स और नए रिसर्चर्स के लिए काफी मुश्किल लग सकता है। समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, है ना? तो चलिए इसे एकदम सिंपल मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, फोकस कैसे ढूंढें, सर्च की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मिली हुई इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कैसे करें और फिर उसे लिखें कैसे। एक एक करके इन सभी स्टेप्स से गुजरेंगे। चलिए, कैसे करने से पहले ये समझते हैं कि ये क्या है और एक रिसर्चर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये फ्लोचार्ट कितने बढ़िया तरीके से पूरे प्रोसेस को दिखाता है। यही वो 5 कोर स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करने वाले हैं। एक टॉपिक चुनने से लेकर उसे सर्च करने, एनालाइज करने और आखिर में फाइनल रिव्यू लिखने तक, हर स्टेप अगले स्टेप के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाता है। तो हमारा सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे ज़रूरी स्टेप, अपने टॉपिक को चुनना और फिर उसे रिफाइन करना। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अक्सर जो नए रिसर्चर्स होते हैं ना, वो एक आम गलती करते हैं। वो बहुत ब्रॉड टॉपिक चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों में दर्द। अब ये तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसे नैरो डाउन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह कि 5 से 10 साल के बच्चों में सर्जरी के बाद होने वाले दर्द को कम करने के लिए नॉन ड्रग उपायों का असर। देखा, अब ये कितना स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, जब आपका रिसर्च क्वेश्चन फाइनल हो जाए तो अगला काम है अपने मेन कॉन्सेप्ट्स को पहचानना। और सिर्फ मेन वर्ड्स ही नहीं, बल्कि उनके सिनोनिम्स, ऑल्टरनेटिव टर्म्स, इन सब की एक लिस्ट बनाइए। इससे क्या होगा? आपकी सर्च कॉम्प्रहेंसिव होगी, कुछ भी इम्पॉर्टेंट छूटेगा नहीं। ठीक है, हमारा फोकस सेट है। अब चलते हैं सर्च स्ट्रैटेजी पर। यहाँ ये जानना क्रूशियल है कि हमें क्या खोजना है और कहाँ खोजना है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में क्या फ़र्क है। प्राइमरी सोर्सेज मतलब ओरिजिनल रिसर्च रिपोर्ट्स जिन्हें खुद रिसर्चर ने लिखा है, ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। दूसरी तरफ सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं किसी और के काम की समरी या एनालिसिस। ये एक ओवरव्यू के लिए तो ठीक है, पर उतने रिलायबल नहीं। अब सवाल आता है, ढूंढे कहाँ? तो देखिए, नर्सिंग रिसर्च के लिए कुछ की डेटाबेसेस हैं। सिनैल, पबमेड, कॉकराइन लाइब्रेरी, ये आपकी सर्च के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। इनको ज़रूर चेक करें। और अपनी सर्च को और स्मार्ट बनाने के लिए बुलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें। ये एंड और नॉट जैसे शब्द बहुत काम के हैं। जैसे पेन एंड चिल्ड्रन लिखेंगे तो सिर्फ वो रिजल्ट्स आएंगे जिनमें दोनों शब्द हों। सर्च नैरो हो जाएगी। वहीं पेन और एक लिखने से रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। और हाँ, ट्रंकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नर्स स्टार लिखने से आपको नर्स, नर्सिंग, नर्सेज सब मिल जाएगा। है ना कमाल का? तो चलिए मान लेते हैं कि आपने सारे रेलेवेंट आर्टिकल्स इकट्ठा कर लिए हैं। अब आता है सबसे दिमागी काम, इनको एनालाइज करना और सिंथेसाइज करना, यानी इनसे एक मतलब निकालना। इसे करने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है PQRS मेथड। P से प्रीव्यू यानी आर्टिकल को ऊपर ऊपर से देखना, Q से क्वेश्चन यानी ये सोचना कि आप इससे क्या जानना चाहते हैं, R से रीड मतलब अब इसे ध्यान से गहराई से पढ़ना, और आखिर में S यानी समराइज मतलब मेन पॉइंट्स को नोट कर लेना। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। और यहीं पर सिंथेसिस का असली मतलब समझ आता है। सिंथेसिस का मतलब सिर्फ एक के बाद एक स्टडी की समरी लिखना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अलग अलग सोर्सेज से मिले आइडियाज़ को एक साथ लाना, उनको आपस में जोड़ना, उनकी तुलना करना और एक बड़ी कोहेरेंट पिक्चर बनाना। आपको ये देखना है कि कौन से फाइंडिंग्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस है। ठीक है, एनालिसिस और सिंथेसिस हो गया। अब हम अपने आखिरी 2 स्टेप्स पर आते हैं। रिव्यू को असल में लिखना और सारे सोर्सेस को सही तरीके से रेफरेंस करना। जब आप लिखना शुरू करें तो एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें आप रिव्यू का पर्पस और स्कोप बताएंगे। फिर आता है मेन बॉडी, जहां आप अपना सिंथेसिस प्रेजेंट करेंगे। इसे आप थीम्स के हिसाब से या क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
और आखिर में कंक्लूजन, जिसमें आप मेन फाइंडिंग्स को समराइज करेंगे, गैप्स बताएंगे और फ्यूचर रिसर्च के लिए सुझाव देंगे। लिखते समय इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच को ध्यान में रखिए। इसका मतलब है आप एक ब्रॉड जनरल टॉपिक से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे नैरो डाउन करते हुए उन स्पेसिफिक स्टडीज़ पर आते हैं जो सीधे सीधे आपके रिसर्च प्रॉब्लम से जुड़ी हैं। इससे रीडर का फोकस बना रहता है। और अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, रेफरेंसिंग। प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी रिसर्च में एक बहुत बड़ा अपराध है। आपने जहां से भी कोई आइडिया, कोई लाइन, कोई डेटा लिया है, उसे क्रेडिट देना नॉन नेगोशिएबल है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नर्सिंग में APA और वैंकूवर स्टाइल सबसे कॉमन है। आप कोई भी स्टाइल चुनें, बस ये ध्यान रखें कि पूरे डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी बनी रहे। हर साइटेशन टेक्स्ट में और रेफरेंस लिस्ट में मैच होना चाहिए। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, लिटरेचर रिव्यू कोई वन टाइम टास्क नहीं है जिसे करके आप भूल जाएं। नहीं, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है, एक स्किल है जो आपके पूरे रिसर्च करियर में आपके साथ चलती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये चार्ट आपको टाइम एलोकेशन में मदद कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 65% काम रिसर्च शुरू करने से पहले ही हो जाता है, लेकिन रिसर्च के दौरान और डेटा एनालिसिस के बाद भी ये प्रोसेस चलता रहता है। इससे आपका काम हमेशा रेलेवेंट और अप टू डेट रहता है। तो देखिए, जब आप इस पूरे प्रोसेस में मास्टर हो जाते हैं, तो जो चीज़ पहले एक डरावना काम लगती थी, वो एक पावरफुल टूल बन जाती है। एक ऐसी स्किल जो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग की रीढ़ है, और इसका सीधा असर पेशेंट केयर पर पड़ता है और नर्सिंग साइंस भी आगे बढ़ता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस नर्सिंग प्रोफेशनल्स को एम्पावर करता है। ये उन्हें मौजूदा ज्ञान के विशाल भंडार पर कुछ नया बनाने और अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन देने की ताकत देता है। तो अब जब ये नक्शा आपके हाथ में है, आप क्या खोजेंगे?